हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? एग्जाम की तैयारी चल रही है। अब तो ठंड भी धीरे धीरे काफ़ी कम हो रही है, पहले के रेस्पेक्ट में काफ़ी कम हो गई है। ऐसा उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा है। सब एक साथ आप लोग कर रहे हैं। लोग बोर्ड का अपडेट शीट भी आ गया है। तो देखो, आज हम लोग यहाँ पे शुरू करेंगे जो हम आपको बताएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड। हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक शुरू किया है। तो इलेक्ट्रोस्टैट में हमने एक टॉपिक हमने कवर किया था, हमने बताया था आपको कूलम्स लॉ। ठीक है, आज हम लोग शुरू करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड, तो देखिए एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे तो हम लोग डिफाइन करेंगे कि इट इज ए स्पेस around a charge in which electrostatic influence can be experienced. It is a space around a charge in which electrostatic influence can be experienced. कि electrostatic influence को हम लोग experience कर सकते हैं. It can be also defined as electric field at a point is a force experienced by unit positive electric field at a point is a force experienced by unit positive charge. एक्चुअल में देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, आप कहोगे कि इट इज ए टू स्टेप प्रोसेस। ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये हम लोगों का टू स्टेप प्रोसेस है। जैसे अगर हम यहाँ से इसमें से लेकर के देखेंगे तो कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये मेरा टू स्टेप प्रोसेस है। टू स्टेप प्रोसेस कैसे है कि जैसे सपोज करो कि यहाँ पे अगर ये कोई चार्ज है, ठीक है, चार्ज जो करता है ये क्रिएट करता है फील्ड। चार्ज क्या क्रिएट करेगा, ये अपना फील्ड क्रिएट करता है। और फील्ड जो होता है ये जो है एग्जर्ट फोर्स ऑन अदर चार्ज। ये जो है आपका अदर चार्ज पे फोर्स लगाता है। तो हम लोग यहाँ से कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इट इज ए स्पेस अराउंड द चार्ज इन विच इलेक्ट्रोस्टैटिक इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है तो कभी भी कोई भी एक चार्ज है तो ये चार्ज क्या करता है, अपना फील्ड प्रोड्यूस करेगा और ये फील्ड जो है दूसरे चार्ज पे फोर्स एक्सर्ट करता है। तो जिस तरह से हमने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इज ए फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो अगर हम लोग यहाँ से लेकर के देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई, दिस कैन बी रिटेन एज एफ अपॉन क्यू नॉट। ओके, एफ अपॉन क्यू नॉट। दूसरी बात याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ओके, हम लोग कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इसकी यूनिट होती है कि अगर हम यहां से इसमें से लेकर के देखेंगे तो इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम। ओके, कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर गिवन होगा तो हम लोग कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम। अगर आप यहाँ पे इसका डायमेंशन अगर लिखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन लिख सकते हैं ml2t-2 अपॉन AT। तो अब आप यहां से लिख सकते हैं कि इसका ये हो जाएगा ml(t-3a-1). तो दिस इज द डायमेंशन। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होगी न्यूटन पर कूलम। अब जैसे देखो कहीं पे भी अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड अगर फाइंड करनी है, इफ यू हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, तो जस्ट यू लीव ए चार्ज, यूनिट चार्ज, एंड यूनिट चार्ज जिस डायरेक्शन में मूव करेगा
दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे अगर मैं यहाँ पर एक यूनिट चार्ज को छोड़ रहा हूँ, अगर यूनिट चार्ज मेरा वर्टिकली अप मूव कर रहा है, तो यूनिट चार्ज मेरा वर्टिकली अप मूव कर रहा है, कहने का मतलब है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा अपवर्ड होगा। अगर मैं यहाँ पे यूनिट चार्ज को छोड़ा, तो यूनिट चार्ज को छोड़ा अगर ये इस तरह से सर्कुलर ट्रैक पे घूमने लगा, तो हम लोग कहेंगे इस पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है सर्कुलर है। ओके, क्लियर है? व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट हम लोगों ने देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने डायरेक्शन को बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये 2 स्टेप प्रोसेस होता है। अब जैसे देखो, अगर मेरे पास यहां से अगर ये गिवन है, तो जैसे मैं आपसे कह दूंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट, कि हम इंटरेस्टेड हैं कि मेरे पास हो जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, कि अगर कोई एक पॉइंट चार्ज दिया हुआ है, तो पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे सपोज कर लेते हैं कि मेरे पास अगर यहाँ पे कोई एक पॉइंट O हो गया और यहाँ पर एक चार्ज Q है। ओके, मेरे पास यहाँ पे अगर कोई एक चार्ज Q नॉट हो गया, तो ये चार्ज इट इज एट ए डिस्टेंस R, यहाँ से इसका डिस्टेंस अगर R हो गया, तो यहाँ पर एक चार्ज Q हो गया, और यहाँ से अगर ये R डिस्टेंस पे हो जा रहा है, तो ये इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा विच इज इक्वल टू F। तो जस्ट आई कैन राइट इस दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा, आप फोर्स को लिख सकते हो F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q into Q naught upon R square in the direction of X। 1/4πε0 Q into Q naught upon R square in the direction of X। So therefore we can define electric field। Okay, this can be written as F upon Q naught। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर F upon Q naught हो गया, तो जस्ट वी कैन राइट 1/4πε0 Q upon R square in the डायरेक्शन ऑफ R। ठीक है, तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास हो जाएगा 1/4πε0 Q upon R square in the direction of R। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे लेकर के इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड कर सकते हैं कि मेरे पास यहाँ से अगर ये गिवन होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को हम लोग देख सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई एक पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज जो होगा इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस के स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ओके, तो आप यहां से लेकर के कहीं पे भी अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू है पॉइंट चार्ज अगर फाइंड करनी है, तो इससे लेकर के हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज हम यहां से फाइंड कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज हम यहां से डिटरमाइन कर सकते हैं कि मेरे पास यहां से ये हो जाएगा। अब जैसे देखो, हम लोग यहां से कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर आप यहां से इसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट देखोगे, मैं आपसे कह दूं कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या होगा, कहेंगे रेक्टेंगल। तो जैसे सपोज करो कि फॉर द टाइम बीइंग अगर मैं यहां से कह दूं कि मेरे पास यहां से अगर ये एक्स एक्सिस हो गया और यहां से अगर ये वाई एक्सिस हो गया, दिस इज द ओरिजिन, यहाँ पे कोई एक चार्ज क्यू रखा हुआ है और यहां से कोई एक पॉइंट पी है,
जिसका कोऑर्डिनेट XYZ है और इसका पोजीशन R है। तो चार्ज Q के वजह से P पॉइंट्स पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करनी है। यू हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू चार्ज Q। कि Q चार्ज के वजह से आपको इस पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करनी है। तो अगर मैं यहां से लिखूंगा, तो अगर OP के पोजीशन वेक्टर्स को अगर आप लिखोगे तो जस्ट यू कैन राइट OP means R that is equal to xi plus yj plus z के xi plus yj plus z के। अगर हम यहाँ पे R के मैग्नीट्यूड को लेते हैं तो R का मैग्नीट्यूड मेरा हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, दिस कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर रूट। आपके पास यहाँ से आर हो गया कि आर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब जैसे देखो, हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज कितना होगा, तो आप यहाँ से लिखोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर इन द डायरेक्शन ऑफ R। आप जानते हो कि यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। किसी भी वेक्टर्स के डायरेक्शन में अगर हम लोग एक यूनिट वेक्टर्स को लेते हैं तो कहेंगे कि यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। तो अगर आप यहां से इसमें से लिखोगे कि ये हो जाता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, और ओपन मैं यहां से लिख सकता हूं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 इंटू XI प्लस जेड के। ठीक है, यहां पे अगर मेरे पास ये आ गया, आप यहां तरह से इसकी वैल्यू को आपने R के X की वैल्यू के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो आपके पास यहां से हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। इसी तरह से अगर आप यहां से EY लिखोगे तो दिस कैन बी रिटन एज 1/Q इंटू वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल टू द पावर 3। और आप लिख सकते हैं EZ। ओके, दिस कैन बी रिटन एज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू जेड अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। अब इस तरह से आपने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के साथ जो है ना कि आपने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड कर लिया। तो अब मैं यहां से कहूंगा कि इफ x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड, कहने का मतलब ये होगा कि EX इज इक्वल टू EY इज इक्वल टू EZ। EX इज इक्वल टू EY इज इक्वल टू, कहने का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज इज स्फेरिकल सिमेट्रिकल। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज इज स्फेरिकल सिमेट्रिकल। स्फेरिकल सिमेट्रिकल कहने का मतलब यह हुआ कि जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ पे अगर कोई एक प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी होगा, ऊपर भी होगा, नीचे भी होगा, दाएं भी होगा, बाएं भी होगा। तो हम लोग यहाँ से कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो पॉइंट चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा हम लोग कहेंगे कि इट इज स्फेरिकल सिमेट्रिकल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स, आप याद रखेंगे। कोई एक पॉइंट चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा तो हम लोग कहेंगे कि इट इज स्फेरिकल सिमेट्रिकल, कि इलेक्ट्रिक फील्ड
ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज आपका इलेक्ट्रिकल सिमेट्रिकल। अब जैसे सपोज करो, ठीक है, यहां तक ओके है सर, कोई दिक्कत है? अब देखिए, जब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज अगर हम लोगों का यहां तक अगर ये आ जाता है, अगर हम इसको देख लेते हैं, अब इसके ऊपर छोटे 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 काफी सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे, आप उसको करोगे कि जैसे सपोज कर लीजिए कि मेरे पास कोई एक बॉल ब्लॉक है, ओके, जिसका मास हम लोग ले लेते हैं m = 5 ग्राम है, ओके, और यहां पर एक वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड E है 2 × 10⁵ 5 न्यूटन पर कूलम है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप बताइए कि आप इसके ऊपर कितना चार्ज दोगे कि ये बॉल आपका इक्विलिब्रियम में होगा, बॉल ये जो है आपका स्टेशनरी होगा, कितना चार्ज आप इसके ऊपर देंगे कि बॉल जो होगा ये आपका स्टेशनरी होगा। तो जैसे देखो, अगर ये मेरे पास एक बॉल है तो हम लोग कह सकते हैं कि इसका वेट जो है mg डाउनवर्ड एक्ट करेगा और Q × E जो होगा ये जस्ट आपका इक्विलिब्रियम अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा। अब हम लोग कह सकते हैं कि इफ दिस ब्लॉक बॉल आर इन इक्विलिब्रियम, तो अगर ये ब्लॉक मेरा इक्विलिब्रियम में है तो आप कह सकते हो Q × E = mg, Q × E mg के इक्वल हो गया। मुझे Q निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है 2 × 10⁵, मास इसका दे रखा है 5 × 10⁵। जी की वैल्यू को अगर तुम 10 ले लो, जी की वैल्यू को अगर आप 10 ले लीजिएगा तो अब आपके पास आ जाएगा Q की वैल्यू हो जाएगी तो मेरे पास यहां से हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 2.5 × 10⁷ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, 2.5 × 10⁷ न्यूटन पर कूलम। कि इस तरह से हम लोगों के पास यहां से अगर ये गिवन होगा तो आप किसी भी पॉइंट्स पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड कर सकते हो। अगर आप उसके मैग्नीट्यूड को या डिस्टेंस दे रखा है, चार्ज दिया रखा रहेगा तो आप फॉर्मूला जानते हैं 1/4πε0 Q/r²। अब जैसे सपोज कीजिए कि अगर मैं कंसीडर कर लूं कि मेरे पास यहां पे 3 चार्जेस दे रखे हैं, ओके, ये हो गया, दिस इज ए इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC, दिस इज ए इक्विलैटरल ट्रायंगल और इसके सब वर्टेक्स पे 3 चार्जेस, एक यहाँ पे Q है, यहाँ पे Q है और इसके साइड के लेंथ को अगर हम लोग x ले लें, ओके, 3 इक्वल पॉजिटिव चार्जेस आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स पे रखे हुए, तो आपको बतानी है कि इसके सेंट्रॉइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट इट्स सेंट्रॉइड। यहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करनी है। तो जैसे देखो, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट O, ये अगर P पॉइंट हो जाता है तो आपको P पॉइंट। तो देखो, अब तुम कह सकते हो A वाले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E1 ऐसे लगेगा, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड E2 ऐसे लगेगा और इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड E3 ऐसे लगेगा। हम यहां से कह सकते हैं
कि मेरे पास दिया हुआ है BP इज इक्वल टू AP इज इक्वल टू CP। इस तीनों को अगर मैंने कह दिया R, इक्वल हो गया, तो सबके लिए तब तुम मैग्नीट्यूड भी लिखोगे तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू E3। इस तीनों का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। अब जैसे देखो, हम इंटरेस्टेड हैं कि इस पॉइंट्स पे नेट फील्ड कितना होगा। तो अगर आप यहां से इस तरह से एक लाइन को ड्रॉ, ठीक है, तो अब आप कह सकते हो कि अगर एक्स एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड अगर होगा तो मैं यहां से कह सकता हूं कि इफ ये एंगल 30 डिग्री है, तो ये एंगल 30 डिग्री है, तो आप लिखोगे ऐसे E2 इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस E1 इंटू कॉस 30 डिग्री। ठीक है, इसका दोनों का कंपोनेंट ऐसे हो गया, ये दोनों कट जाएगा, तो यहां पे हो जाएगा एक्स एक्सिस के लॉन्ग। अगर हमने यहां से कह दिया कि इफ दिस इज एक्स एक्सिस और ये मेरा वाई एक्सिस हो गया, तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया। अगर मैं कहूंगा कि वाई एक्सिस के लॉन्ग, तो वाई एक्सिस के लॉन्ग अगर आप लोगे यहाँ पे, तो आपके पास हो जाएगा E1 इंटू साइन 30 डिग्री प्लस E2 इंटू साइन 30 डिग्री माइनस E3 हो जाएगा। ओके, तो तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो E1/2 E2/2 और E3, तो देयरफॉर E2 माइनस E3 विच इज इक्वल टू 0। कहने का मतलब ये हुआ कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट इट्स सेंट्रोइड, अगर हम लोग सेंट्रोइड पे कहेंगे कि 3 इक्वल चार्जेस अगर गिवन होगा, तो 3 इक्वल चार्जेस के सेंट्रोइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो हम लोग कहेंगे इसके सेंट्रोइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब जैसे देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग करते हैं कि अगर आपके पास यहां से गिवन है, सपोज करो कि दिस इज ए स्क्वायर, तो ये एक स्क्वायर है और यहां पे आपके पास चार्ज दे रखा है, ठीक है, कि यहां पे दे रखा है +2Q, यहां पे दे रखा है 4Q, यहां पे दे रखा है -4Q और यहां पे दे रखा है, दिस इज ए स्क्वायर। ओके, ये एक स्क्वायर है और हमको इसके वर्टेक्स पे 4 चार्जेस गिवन है एज शोन इन फिगर। नाउ वी हैव टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट O। तो जैसे देखो, इसको मैं A कहूंगा, इसको B कहूंगा, इसको C कहूंगा, इसको D कहूंगा, ABCD हो गया। तो अब आप देखिएगा कि एक्चुअल में यहां पर एक यूनिट चार्ज लेंगे, तो ये इसको 4E से उधर खींचेगा, ये इसको 2E से इधर खींचेगा, ठीक है, ये इसको 4E से इधर रिपेल करेगा, ये इसको 2E से इधर रिपेल करेगा। तो अब मैं कहूंगा इसका और इसका दोनों का नेट रिजल्टेंट फोर्स इसके अलाउंग होगा, इसका दोनों का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अलाउंग होगा। तो अब हम लोग कहेंगे कि इस दोनों का रिजल्टेंट जो होगा ये आपके पास ऐसे जाएगा। तो तुम कह सकते हो कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट O इज पैरेलल टू BC, पैरेलल टू AD और परपेंडिकुलर टू CD और परपेंडिकुलर टू AB। तो इस टाइप्स के क्वेश्चंस आपके पास आएंगे। देखो, कभी कभी इस टाइप का दे देता है कि दिस इज ए रेगुलर हेक्सागोन,
ओके, यहाँ पे अगर आपके पास ये सब अगर रेगुलर हेक्सागोन, दिस इज द रेगुलर हेक्सागोन। रेगुलर कहने का मतलब ये हुआ कि इट्स ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। रेगुलर कहने का मतलब होगा कि ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ पे अगर मेरे पास एक प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, तो अगर आपसे कह देगा कि आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर फाइंड करनी है, तो देखो अगर ये 6 है तो इस केस में क्या होगा, ये सब एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, सबका टोटल चार्ज जो है कि एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इसलिए नेट फोर्स जो हो जाएगा यहाँ पे, नेट फोर्स इसका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। हाँ, अगर यहीं से अगर हम किसी एक चार्ज को, अगर मेरे पास यहां से अगर हम इसको हटा दें, 5 चार्जेज आर प्लेस्ड एट द वर्टिकल परपेंडिकुलर ट्रायंगल, तब इसमें कितना होगा, तब इसके केस में हम लोग कहेंगे कि मेरा यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा, दो पेयर एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, सिर्फ एक पेयर बच जाएगा, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, कि यहाँ पे सिर्फ एक पेयर बच जाएगा और एक पेयर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर आ गया, यहां तक ये बना हुआ है। इसी केस में अगर कह देगा, अगर 5 चार्ज कहेगा तो इतना हो जाएगा, अगर यहां पर एक प्लस, यहां पर माइनस, यहां पे प्लस, यहां पर माइनस, यहां पे प्लस, यहां पे माइनस। ठीक है, तो अगर आपके पास अब 6 चार्जेस है बट 3 प्लस है और 3 माइनस है, तो इसके केस में भी क्या होगा, तो जैसे देखो ये चार्ज इसको ऐसे रिपेल करेगा, ये चार्ज इसको ऐसे अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, ये चार्ज इसको ऐसे अट्रैक्ट करेगा, ये चार्ज इसको ऐसे रिपेल करेगा, ये चार्ज इसको ऐसे रिपेल करेगा, ये इसको ऐसे अट्रैक्ट करेगा। तो अगेन इस केस में हम लोग देख रहे हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दिस इज इक्वल टू 0। ओके, तो इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन अगर आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड, आप इसको फाइंड करेंगे, हम लोग और इसके ऊपर क्वेश्चन देखेंगे। अब देखो इसको कर लेने के बाद तब हम लोग के पास यहां पर एक टर्म आएगा जिसको हम लोग कहेंगे आपको, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। ठीक है, हम यहां से कहेंगे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस अगर हम लोग यहां से लेकर के देखेंगे तो कहेंगे कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, तो आप करोगे क्या कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो हो गया, तो ये याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या होती है, आपको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की प्रॉपर्टीज को लिखनी है। तो सबसे पहले हम लोग कहेंगे कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो है, इट इज ए हाइपोथेटिकल लाइन बाय विच डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी रिप्रेजेंटेड। क्या कहेंगे, ये एक काल्पनिक लाइन होती है बाय विच डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी रिप्रेजेंटेड, कि हम लोग जो है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड से डायरेक्शन को, तो देखिए कभी भी हमने कहा कि इट इज ए हाइपोथेटिकल लाइन, इट इज ए काल्पनिक रेखाएं हैं, यानी अगर आप यहाँ पे चार्ज रख करके आप कहोगे कि सर प्लीज शो मी द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, टू नो, हम इसको नहीं ड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि ये एक काल्पनिक रेखा है, ये एक इमेजिनरी लाइन है। जिस तरह से आप लोग जो ज्योग्राफी में पढ़ा है ना कि इक्वेटोरियल लाइन है, लैटिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड है, तो दीज आर दी इमेजिनरी लाइन।
सिमिलरली इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो है कि ये आपकी काल्पनिक रेखाएं हैं, इमेजिनरी लाइन है। दूसरी बात याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, इट याद रखना कि इट ओरिजिनेटेड रेडियली आउटवर्ड फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। क्या कहेंगे? इट ओरिजिनेटेड रेडियली आउटवर्ड फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। कि अगर ये कोई एक पॉजिटिव चार्ज है तो इस पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो है हम लोग कहेंगे कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ओरिजिनेटेड रेडियली आउटवर्ड। ओके, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस originated radially outward from the positive charge and converge normally on negative charge। ठीक है, हम लोग कहेंगे कि ये निगेटिव चार्ज पे कन्वर्ज होती है। यानी ये आप याद रखिएगा कि रेडियली आउटवर्ड नॉर्मली कहने का मतलब क्या होता है? ठीक है, कि कभी भी पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस अगर निकलती है तो निगेटिव चार्ज पे जाकर के क्या होती है? ये कन्वर्ज होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, सपोज करो कि अगर यहां से ये अगर एक पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस अगर एक बॉडी से निकलती है तो दूसरे बॉडी पे जाकर के कन्वर्ज होती है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एक बॉडी से निकलेगी, जैसे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस यहां से गई तो पॉजिटिव से यहां से निकल करके निगेटिव पे यहां पे जाएगी। हमने कह दिया कि दिस इज द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस अगर पॉजिटिव से निकलती है तो निगेटिव पे जाती है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस exert lateral pressure on each other। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एक दूसरे के ऊपर लेटरल प्रेशर एग्जर्ट करती है, तभी ना ये बीच में यहां से आप ये बल्ग आउट हो गया। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या करेंगी? ये सब एक दूसरे के ऊपर लेटरल प्रेशर एग्जर्ट करेंगी। दूसरी बात हम आपको यहां से कहेंगे कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। जैसे यहां पर एक प्लस चार्ज हो गया, यहां पर एक प्लस चार्ज हो गया, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस यहां से ऐसे निकलेंगे। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो है ना, ये सब यहां से ऐसे निकलेंगे। इस तरह से। ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस यहां से ये ऐसे निकली, इस तरह से। कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती हैं? तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट इसलिए नहीं करती हैं कि एक जगह पे आप दो टेंजेंट नहीं ड्रॉ कर सकते हो। देयरफॉर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ठीक है, tangent at every point gives the direction of electric field at that point। तो अगर ये कोई एक इलेक्ट्रिक लाइन फील है तो यहाँ पे जो आप टेंजेंट को ड्रॉ करोगे तो टेंजेंट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। हम लोग कहेंगे कि टेंजेंट एट एवरी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। कि हर एक पॉइंट पे जो टेंजेंट होता है, टेंजेंट जो है आप कहोगे इट विल गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। टेंजेंट एट एवरी पॉइंट गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ठीक है, देखो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की डेंसिटी जहां पे ज्यादा होती है, हमने कह दिया अगर मेरे पास यहां से ऐसे है कि दिस इज द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, ये मेरे पास यहां से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया। तो इसके केस में आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ए इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट बी। क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की स्पेसिंग जहां पे ज्यादा होती है वहां पे फील्ड स्ट्रेंथ कम होता है,
जहाँ पे स्पेसिंग कम होती है वहां पे फील्ड स्ट्रेंथ जो होता है ज्यादा होता है। तो देयरफॉर हम लोग यहाँ से कहेंगे EA इज ग्रेटर देन EB होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट B। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग के पास यहाँ से ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज होंगी। तो दीज आर दी सम प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज। आप इसको कीजिएगा, इसके ऊपर काफी छोटे छोटे सब क्वेश्चंस हैं, हम लोग उसको देखेंगे। एनसीईआरटी बेस्ड काफी छोटे छोटे क्वेश्चन है अभी जो हमने आपको बताया है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की। तो अगर हम लोग एक बार समरी देख लें इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की, तो it is a hypothetical line by which direction of electric field can be represented. It originated radially outward from the positive charge and converges normally on negative charge. Electric lines of forces can never intersect each other. Tangent and every point gives the direction of electric field at that point. So some types may be asked in your examinations. Write out the two property, three property or some properties of electric lines of forces। तो यहाँ पे इसको देखेंगे, इसका एप्लीकेशन हम लोग फिर इसमें कुछ नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज इतना रहने देते हैं। आप लोगों को अगर ये अच्छा लगा है, इंजॉय कर रहे हैं इसको, तो प्लीज आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप चाहते हैं कि और भी दूसरे को बेनिफिट हो तो इसको आप शेयर जरूर करें। आज इतना रहने देते हैं, फिर दूसरी क्लास में मिलते हैं लोग। थैंक यू।